सूचना मुहैया कराने से एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने तक रेडियो का हम सभी के जीवन में एक अहम रोल रहा है। फ्रॉम ट्रिस्ट विद डेस्टिनी टू मन की बात, रेडियो हैज़ कम अ लॉन्ग वे। आज है वर्ल्ड रेडियो डे और आज की इस ओकेजन पर हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर राकेश जैन, जो कि प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के। और इस दिन खास तौर से इसलिए मौजूद हैं क्योंकि रेडियो के साथ इनका एक बहुत ही लंबा नाता रहा है। बहुत बहुत स्वागत आपका सर। थैंक यू सो मच। 2024 का थीम हम चाहेंगे कि आप ही बताएं और फिर हम वहाँ से शुरुआत करें कि कैसा रहा है आपका ये सफ़र। देखिए 2024 रेडियो दिवस 13 फरवरी को आज जो आपके उसका थीम है वो है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट। इनफैक्ट इसका सीरियल थोड़ा दूसरा है। हाँ, इंफॉर्मेशन, देन एंटरटेनिंग एंड देन एजुकेटिंग। यस। अब रेडियो ने ये तीनों रोल्स अपने शुरू से प्ले किए हैं। कोई भी समय ऐसा नहीं रहा है जी, जब रेडियो ने इन तीनों रोल्स को प्ले करने में कभी भी कोताही बरती हो। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसने आपको कैसे इन्फॉर्म किया। क्या लगता है आपको कि रेडियो ने आपको कब कब ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जो आपको और जगह से शायद नहीं मिली, बहुत अहम रही आपके लिए? देखिए ये सवाल तो रेडियो के साथ पूछना बड़ा अन्यायपूर्ण होगा, क्योंकि रेडियो वहाँ पहुँचता है, मतलब जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे रेडियो। कभी नहीं रेडियो। तो आज की तारीख में तो आप इंटरनेट है, टेलीफोन है, सब कुछ है। टेलीफोन भी इतनी आसानी से उपलब्ध है कि आप कहीं की इन्फॉर्मेशन कहीं भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन उस जमाने की बात सोचिए जब ना रेडियो, ना इंटरनेट था, ना टेलीफोन की इतनी सुविधाएं थी और ना ही टीवी था। तो उस समय पर जब प्रथम विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध था, उस समय तो लोगों के पास में रेडियो ही एकमात्र सहारा हुआ करता था किसी भी तरह की न्यूज़, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए। धीरे धीरे जमाना बदला, रेडियो के बहुत सारे फॉर्म्स बदले, शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव, मीडियम वेव, एफएम, और अब तो एक नया आ गया है डीआरएस, डिजिटल रेडियो सिस्टम जी। तो, और इंटरनेट रेडियो भी आ गया है, कम्युनिटी रेडियो भी आ गया है, बहुत कुछ आ गया है। तो रेडियो का तो बेचारे का मुझको ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे मतलब वो हालांकि अपना अस्तित्व उसका कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन सिकुड़ता जा रहा है बहुत। लोगों का पूरा कंसंट्रेशन जो हो गया वो इंटरनेट पर हो गया है। आज आपको सर ये बड़ा बेचारा सा लग रहा है, लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि बहुत एंटरटेन भी किया है रेडियो ने हम सबको। किया है नहीं, करता है। मैं तो आज भी रेडियो पर जितना एंटरटेनमेंट करता हूँ, पाता हूँ, उतना कहीं और नहीं पाता हूँ। सुबह जब रेडियो शुरू होता है आकाशवाणी 5:55 पर, उससे जब वंदे मातरम अनाउंसर बोलता है, बोलती है, तब से लेकर के रात को जब जय हिंद बोलते तब तक मेरा रेडियो परमानेंट चलता है। तो रेडियो तो मुझको एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन और एजुकेशन तीनों प्रोवाइड करता है। अच्छा, स्टेप पर हम लोग एंटरटेनमेंट का जिक्र कर रहे हैं, तो हम लोग कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स का भी जिक्र कर दें जो हमको एंटरटेनमेंट बहुत प्रोवाइड करते आए हैं। जैसे अगर नए गाने सुनने होते थे तो अगर आपको, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपको याद है कि नहीं, ऑब्वियसली आपको याद है क्योंकि आप बहुत आर्डेंट लिसनर रहे रेडियो के। चित्रलोक में हमें नए गाने सुनने को मिल जाते थे। बिल्कुल, चित्रलोक में सुनने को मिल जाते थे, नहीं मिलते हैं। हाँ, अब भी, आज भी सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक विविध भारती पर चित्रलोक सुबह आता है और शाम को 8:15 बजे से लेकर के और 8:45 बजे तक चित्रलोक कार्यक्रम का अभी भी प्रसारण हो रहा है। अच्छा, अब तो हम लोग कई उस पे देखते हैं कि टॉप 20 इंटरनेट पे देख रहे हैं कि टॉप 20 सॉन्ग्स कौन से चल रहे हैं, टॉप 10 कौन से हैं। उस जमाने में ये सिलसिला शुरू हुआ था बिनाका गीतमाला से। जब उन्होंने 16 गाने आया करते थे हफ्ते के, जी, उसे 16 सॉन्ग्स का ट्रेंड था, क्योंकि ऑन एन एवरेज ये माना जाता था कि एक गाना 3-3.5 मिनट का होता है। कुछ देर अमीन सैनी साहब को बोलना भी होता था, तो एक घंटे में वो 16 गाने बजाया करते थे जो टॉप उस वीक के हुआ करते थे। और उसका जो बेस होता था, रिकॉर्ड की सेल होता था, ये कौन सा रिकॉर्ड कितना बिका है, इसके बेस पर वो सिलेक्ट किया करते थे। आज तो वोटिंग हो गई है, इंटरनेट वोटिंग हो गई है, ऑनलाइन वोटिंग हो गई है, किस किस तरह से ढूंढा करते हैं। और मुझको लगता है अब वो जो टॉप 20 सॉन्ग्स वाला जमाना भी अब चला गया है। अब लोग इंटरनेट पे देखते हैं कितने व्यूज हैं एक पर्टिकुलर गाने के, कितने सब्सक्राइबर्स हैं किसी पर्टिकुलर सिंगर के या म्यूजिशियन के या कंपोजर के। और इस किस्म की पॉपुलैरिटी थी अमीन सयानी की कि एक जमाना ये था कि लोग कहते थे रेडियो मतलब अमीन सयानी, रेडियो मतलब अमीन सयानी, कमेंट्री मतलब जसदेव सिंह, जी, है ना। तो
रेडियो के जो कुछ स्टॉलवर्ट रहे हैं, हम दूसरों की बात क्यों करें, जब लखनऊ में सन 2000 में एफएम चालू हुआ था, हाँ। तो आप भी एक लखनऊ की हीरोइन हुआ करती थी, है ना? जी। तो रेडियो के अनाउंसर्स तो हमेशा से श्रोताओं के बीच में इतने पॉपुलर रहे हैं जितने फिल्मों की हीरो हीरोइन नहीं हुए हैं। जी। आप किसी भी अनाउंसर को जो पॉपुलर हुआ है, जी। उसको ले लीजिए, उसको लोग ज़्यादा याद करते हैं बनिस्बत किसी हीरो हीरोइन के। अच्छा, बिनाका गीतमाला से ये बन गई सिबाका गीतमाला, जी। जब ऑब्वियसली ब्रांड का नाम नाम चेंज हो गया। हाँ। पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा रही अमीन सयानी की, फिर प्राइवेट रेडियो ने भी उन्हें इंडक्ट किया। ऐसा नहीं कि वो ऑल इंडिया रेडियो के साथ शुरू हुए और वहीं पे ख़त्म हो गए। नहीं, देखिए, ऑल इंडिया रेडियो के साथ ही नहीं थे, सिलोन जो था वो जी। ऑल इंडिया रेडियो से उसका कोई संबंध नहीं जी। था, है ना? तो अमीन साहनी साहब को तो हर कोई चाहता था, जो भी हिंदी प्रसारण करता था जी। वो अमीन साहनी साहब को लेना चाहता था। प्राइवेट रेडियो स्टेशन जब इंडिया में आए तो उसमें भी अमीन साहनी साहब का रहा। लोगों ने कॉपी भी की, एक सुंदर करके अनाउंसर हुआ करते थे जी। जो जी। रेडियो जी। सिटी पे आते थे, उन्होंने अमीन साहनी की कॉपी की और उन्होंने वो पॉपुलर भी बहुत हुए, जी। ऐसी बात नहीं है। हम्म। तो मतलब लोग जो अनाउंसर्स पॉपुलर हो गए उनका आज भी नाम है, वो याद रहेंगे, ठीक वैसे ही जैसे किशोर कुमार, लता मंगेशकर हम लोगों को याद है। जी। और पब्लिक सर्विस चैनल की हम बात कर रहे हैं अगर रेडियो की, तो सिर्फ वो एंटरटेनमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा था। यानी हमने जिक्र किया चित्रलोक का, हमने जिक्र कर दिया कि हफ्ते में ये चार्ट बस्टर्स रहते थे बिनाका गीतमाला में या सिबाका गीतमाला में। यहाँ सब कुछ था, ड्रामा भी था, हवा महल भी आ रहा था, रेडियो पे हमें फिल्म भी सुनने को मिल रही थी। बहुत से प्रोग्राम हैं जो मतलब विविध भारती हिंदुस्तान हाँ। रेडियो का एक ऐसा चैनल है जी। जिसके बारे में मतलब कुछ भी कह पाना, उसी तरह से जैसे शोले मूवी है जो 1975 से आज तक चल रही है। जी। और विविध भारती 1957 में जब शुरू हुआ था, आज मतलब 67 ईयर्स होने को आ गए हैं। विविध भारती आज भी उतना ही पॉपुलर, उतना ही अधिक सुने जाने वाला स्टेशन है। और अब तो क्या हो गया है कि विविध भारती के पहले तो हिंदुस्तान भर में अलग अलग स्टेशन हुआ करते थे जहाँ पर टेप्स जाते थे, प्रसारण हुआ करता था। अब तो मुंबई से सीधा प्रसारित होता है और उसके अलावा इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। एक अलेक्सा डिवाइस आती है, आप लोगों को सबको मालूम ही है, उस पर विविध भारती परमानेंट बजता है। बहुत सारे रेडियो एफएम गोल्ड चलता है, रेनबो चलता है, बहुत सारे चैनल हैं जो अब इंटरनेट की होने के कारण हम लोगों को सुबह से शाम तक सुनने को मिल जाते हैं। एक उसकी थीम म्यूजिक रही हवा महल की, जो आपने मुझे बताया कि आज तक चेंज नहीं हुई है, सेम है। जी, जैसे आकाशवाणी की जो सिग्नेचर ट्यून है जी। वो भी सेम चली आ रही है। जी। दूरदर्शन की सिग्नेचर ट्यून वो भी चली आ रही है। हवा महल की सिग्नेचर ट्यून जो जब से हवा महल शुरू हुआ है वो एक गुजराती गाने पर बेस्ड है, वो भी आज तक, मतलब बहुत सारे रेडियो के प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो अपनी सिग्नेचर ट्यून की वजह से ही पहचाने जाते हैं। जैसे आकाशवाणी लखनऊ में सुबह जो उसका आराधना कार्यक्रम आता है, उसकी सिग्नेचर ट्यून, मैं जब लखनऊ में आया था 40 साल 45 साल पहले, तब भी वही थी और आज भी वही है। इसी तरह से जो न्यूज़ आती है उसकी भी सिग्नेचर ट्यून अब, मतलब सिग्नेचर ट्यून बताती है कि हम कौन सा चैनल या क्या प्रोग्राम आने जा रहा है। सिग्नेचर ट्यून प्रोग्राम्स की पहचान बन चुकी है कि अगर ये सिग्नेचर ट्यून अब हमें पता चल जाता है कि ये प्रोग्राम अब ये प्रोग्राम आने वाला है। और एजुकेशन, हम लोग एजुकेशन की बात कर रहे थे रेडियो को लेकर के, तो जो आकाशवाणी है इस पे बेसिकली एक प्राइमरी चैनल होता है जिसका काम मनोरंजन के साथ साथ बेसिकली एजुकेशन ही होता है। बहुत से स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होते हैं, जैसे एनसीईआरटी करता है, स्वास्थ्य विभाग करता है, या बहुत से जो सरकारी योजनाएं हैं वो अपने अपने स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स करती हैं। उनका काम सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना, या एनसीईआरटी पाठशाला बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए। एजुकेशन के प्रोग्राम अलग से ही आते हैं, आधा घंटा 20 मिनट के, जो सिवाय मतलब कक्षा के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, क्लास के हिसाब से एजुकेशन का प्रोग्राम रन करते हैं। आकाशवाणी लखनऊ पर अगर आप देखें तो सुबह दोपहर 12:10 से 12:30 बजे तक एक आता है जो उसका नाम ही मतलब एजुकेशन के उस पर रखा गया है। और एक चैनल ज्ञानवाणी चलता है जो इग्नू की तरफ से चलता है, जो कि सिर्फ एजुकेशन का ही काम करता है, उसमें एंटरटेनमेंट का कोई काम ही नहीं है। और 2004 में, आज से 20 साल पहले हिंदुस्तान में कम्युनिटी रेडियो शुरू हुए थे। कम्युनिटी रेडियो वो थे जो 5 किलोवाट के ट्रांसमीटर लगते थे, जिनका एरिया 5 किलोमीटर हुआ करता है आज भी। उनका तो एंटरटेनमेंट से कोई काम ही नहीं था बेसिकली, मतलब फिल्मी गाने वगैरह कुछ नहीं बजेंगे। उनका काम कम्युनिटी को एजुकेट करना ही होता है, और कम्युनिटी को एजुकेट करने के कारण ही लखनऊ में भी 3-3 चैनल चल रहे हैं इस समय पर। और आज चूँकि रेडियो दिवस है तो चेन्नई में
कम्युनिटी रेडियोस का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है जिसमें करीब 150 जो चैनल हैं जो कम्युनिटी चला रहे हैं वो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2 दिन का चेन्नई में ये सम्मेलन कम्युनिटी रेडियो और उसकी उपयोगिता और उसकी प्रासंगिकता को लेकर के आयोजित किया जा रहा है। रेडियो का एक जो नया फॉर्मेट आ गया आज की तारीख में वो इंटरनेट रेडियो है। अगर आप इंटरनेट पे रेडियो स्टेशन सर्च करने शुरू करेंगे तो उसकी 2 बातें हैं, एक तो आपको मतलब सैकड़ों में नहीं हजारों में स्टेशन मिल जाएंगे और दूसरा आप यहाँ पर लखनऊ में बैठ कर के ही जो रेडियो स्टेशन रेडियो प्रसारण जहाँ से 25,000 के 20,000 किलोमीटर दूर से हो रहा होगा उसको भी आप स्टीरियोफोनिक साउंड में यहाँ पर सुन सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। स्टूडेंट्स को एजुकेट भी कर रहा है, स्टूडेंट को एजुकेट करियर भी काउंसलिंग भी कर उनकी रहा कर है, रहा है, कल्चरल डेवलपमेंट भी कर रहा है, कल्चरल ट्रांसमिशन भी हो रहा है। लोगों को हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको अंग्रेजी गाने का बड़ा शौक होता है, चाहे शब्द समझ आए ना आए। पर अंग्रेजी गानों का एक कार्यक्रम चलता था यहाँ एफएम से, उसको बंद करना पड़ गया क्योंकि बहुत डिमांड नहीं थी अंग्रेजी गानों की दिल्ली में। तो ऐसा नहीं कहूँगा कि डिमांड नहीं थी उतनी, नहीं, मैं ये कहूँगा कि जो रेडियो स्टेशन के पास में मटेरियल था इंग्लिश गानों का वो बहुत लिमिटेड था, वो अप टू डेट नहीं था। तो पुराने गाने सुनने की बहुत युवाओं में क्षमता नहीं होती है ना। पुराने गाने सुनने के लिए आपको थोड़ा सा मैच्योर, थोड़ा सा मतलब एल्डरली होना पड़ता है। अच्छा। आज हम लोग अगर 70s 80s के गाने सुनना पसंद करते हैं, बट देन रेट्रो आल्सो वर्क्स। अगर हम जानते हैं कि यहाँ पर बिग एफएम रेट्रो मतलब उनका 90s जो है वो लखनऊ में काफी पॉपुलर है अमंग्स द यूथ। आप थोड़ा एक सर्वे करके देखिएगा, वो जो यूथ है ना वो 25 साल से ऊपर का है। अच्छा। जो 15 से मतलब 12 से 20 साल का यूथ है वो कहता है क्या बकवास, उसको सिर्फ 2 चीज तो गाने हम एक्सेस कर सकते हैं रेडियो पे आसानी से, कोई ऐप डाउनलोड कर ले। लेकिन एक वो टाइम भी था जब हम फरमाइशी प्रोग्राम्स में जो है चिट्ठी भेज रहे थे। अरे हमने कितनी चिट्ठियां शुरू में भेजी, कोई जवाब ही कई बार नहीं आता था और जिस दिन जवाब आ जाता था उस दिन तो ऐसा लगता था लॉटरी लग गई। और इस बात की तो देखिए मैं गवाह हूँ कि बोरे के बोरे पोस्ट कार्ड के आते हैं रेडियो स्टेशन पर और सबकी रिक्वेस्ट प्ले करना आसान नहीं होता। अब तो उतने नहीं आते लेकिन एक ज़माना था हाँ डेफिनेटली जब बोरे के बोरे चिट्ठियाँ रखी रहती थी। उसके बाद फ़ोन शुरू हुआ तो फ़ोन पे रिक्वेस्ट प्ले होनी शुरू हो गई और उसके बाद ईमेल्स एसएमएसेस इन पे रिक्वेस्ट प्ले होनी शुरू हो गई। जी मैंने ईमेल पर भी गाना सुनने की फरमाइश भेज करके गाना सुना है। अच्छा। और चिट्ठी भेज करके भी सुना है और फोन पर भी सुना। और वो एक कौन सा गाना था जो आपने चिट्ठी भेजी और प्ले हो गया? चिट्ठी भेजा सबसे पहले जब मैं बहुत छोटा हुआ करता तो मैंने रेडियो कश्मीर, हम श्रीनगर में रहते थे तो वहाँ पर एक गाना भेजा था, अच्छा तो हम चलते हैं। ओके, आशा पारेख। और दूसरा गाना मैंने रेडियो पे सुना था, छुपा लो ये दिल में प्यार मेरा। ओके, ये भी प्ले हुआ? हाँ, ये 2 गाने मेरे चिट्ठियों से प्ले हुए। वाह। फिर चिट्ठी भेजने का जो मेरा भ्रम था वो टूट गया क्योंकि कई बार चिट्ठी भेजने के बाद नहीं बजा तो सोचा छोड़ दो, इसका कोई फायदा नहीं है। फिर कई बार फोन करने की कोशिश की तब भी नहीं हुआ, एक आधी बार मिला। और घर की जो महिलाएं होती थी संडे को इकट्ठा होती थी कि आज फिल्म आएगी रेडियो पर तो काम वाम सब निपटा लिए जाएं, अब आज रेडियो पे फिल्म आएगी तो उस बैठ के सब सुनेंगे। हाँ विविध भारती पर एक प्रोग्राम आता था 11 बजे से 12 बजे तक, चलचित्र। उसमें फिर उसके बाद में एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम चला जो एक लोकेंद्र शर्मा विविध भारती में हुआ करते थे, उनका था एक प्रोग्राम। वो इतना पॉपुलर प्रोग्राम हुआ, वो 1 घंटे में पूरी की पूरी फिल्म को स्टोरी, डायलॉग और उसका पूरा समालोचना करके उसके म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में, स्टोरी राइटर के बारे में, एक्टर्स के बारे में इतने अच्छे ढंग से वो पेश कर देते थे 1 घंटे में कि बस सुन करके लगता था कि आपने वास्तव में फिल्म देख ली, अब जरूरत ही नहीं है देखने की। अच्छा, एज वी ड्रॉ टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, कुछ चीज़ें जो हम लोग इंक्लूड करना चाहें कि जैसे रेडियो ख़ास तौर से 2 चीज़ों के लिए तो जाना जाता है। एक तो पहले लोग कहते थे अगर आपको समय अपनी घड़ी में मिलाना है तो आप रेडियो सुन लीजिए, टाइम बिल्कुल पंक्चुअलिटी जो रेडियो की होती थी कि 8 मीन्स 8। इस कल्चर को एफएम रेनबो ने आकर के ख़त्म कर दिया। जो आकाशवाणी प्राइमरी चैनल है वो आज भी इस चीज़ को मेंटेन करता है, खास तौर से जब समाचार का समय आता है जी। अगर 8 बजे के समाचार आने तो 8 बजे ही शुरू होंगे और अगर रेडियो को 11:05 पे ख़त्म होना है तो 11:05 पर ही ख़त्म होगा और अगर सुबह 5:53 पर उसको शुरू होना है तो 5:53 पर ही शुरू होता है। अच्छा, समय के अलावा एक जो दूसरी चीज़ है वो है जब हम प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं, डिक्शन की बात करते हैं, रेडियो में उस पर काफ़ी जोर दिया गया। अब तो वो चीज़ डिटीरिएट कर रही है लेकिन शुरुआती सालों में इवन हम कहें 80s तक 90s तक
प्रोनाउंसिएशन पे बड़ा जोर था। और अगर आप कुछ नाम लेना चाहें न्यूज़ रीडर्स के, कमेंटेटर्स के, जिनको ही कहा जा सकता है कि इनसे सीख सकते हैं हम लोग। देखिए, लखनऊ, आकाशवाणी लखनऊ में प्राइमरी चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे अनाउंसर्स थे। जैसे एक डॉक्टर मधु श्रीवास्तव थी जी, डॉक्टर शीला मिश्रा थी। और अगर आप दिल्ली की बात करते हैं, मतलब आकाशवाणी दिल्ली से न्यूज़ चैनल की बात करते हैं, तो देवकी नंदन पांडे एक हुआ करते थे जी, अशोक वाजपेयी समाचार पढ़ा करते थे। जी, या फिर आज की तारीख में भी डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद हैं, वो पढ़ती हैं। या लवलीन निगम है। या अभी भी मतलब एक से एक अनाउंसर्स है। इंग्लिश में एक लालिमा नेचर डैंग हैं जी, जो न्यूज़ पढ़ती हैं। एक जी, सायरा मुज्तबा हैं। जी, मतलब प्रोनाउंसिएशन, मेरा मानना यह है कि आप आदमी की शक्ल तो भूल सकते हैं, लेकिन उसका गलत उच्चारण किया हुआ शब्द नहीं भूल सकते हैं। तो जब तक आदमी, क्योंकि देखिए, नाम गुम जाएगा लेकिन तेरी आवाज़ जो है ना, वो गाना आपने सुना जी, होगा, जी, जी, उसको नहीं कोई भूलता। वही पहचान है। हाँ। आवाज़ का मतलब उच्चारण से है, प्रोनाउंसिएशन से है। मैं फिर से कहूँगा कि एफएम रेनबो ने आकर के कल्चर को, रेडियो की जो क्वालिटीज़ थी उसको कहीं डिटोरेट करने में बहुत मदद की है। लेकिन प्राइमरी चैनल विविध भारती पे ममता सिंह हैं, विविध भारती पर कमल शर्मा थे, अब तो शायद नहीं आते हैं, यूनुस खान है। इन लोगों का उच्चारण, मतलब किसी भी कल्चर के हों, लेकिन उस उच्चारण का जो एक लेवल है, उसको कभी भी रेडियो ने, जो इस तरह के चैनल, रेडियो हमेशा से एक ऐसा माध्यम रहा है कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, जिसपे सब तरह का, मतलब ऑल एनकम्पसिंग जिसे हम कह सकते हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, महिलाओं से रिलेटेड कार्यक्रम हो, बच्चों से रिलेटेड कार्यक्रम हो, और बुजुर्गों से रिलेटेड कार्यक्रम, युवाओं से रिलेटेड कार्यक्रम हो, या सब फिर कुछ। समाज के जो ऐसे वर्ग हैं जो डाउन ट्रॉडन कहलाते हैं, उनसे रिलेटेड हो, सबके लिए रेडियो में। मोरोवर एक ऐसा मीडियम है जिसको सब लोग, एक अफोर्डेबल मीडियम भी है, सबसे सस्ता। पहले रेडियो पे वो पड़ता था, लाइसेंस फीस पड़ती थी हम लोग 15 रुपए महीना। उस समय जब 15 रुपए, सोच सकते हैं कि 80s में 70s में 15 रुपए की क्या वैल्यू थी। रेडियो रखने के लिए हम लोग 15 रुपए की लाइसेंस फीस और टीवी के लिए 50 रुपए की लाइसेंस फीस एनुअल दिया करते थे जी। तो रेडियो की, और लाइसेंस फीस भी ये नहीं कि आपने ऑनलाइन पे कर दी, आप पोस्ट ऑफिस में जाके लाइन लगाते थे, वहां जाकर के अपना रेडियो देते थे, उस पर नंबर नोट करता था, लाइसेंस आपको एक बुकलेट मिलती थी, उससे पैसे चढ़ा करके देते थे, और 15 रुपए लाइन लगा करके उस समय पर। जी। तो रेडियो तो भाई अपने आप में, रेडियो हैज सीन कमेंटेटर्स जो कि फिर टीवी पे बड़े पॉपुलर हो गए, जैसे चाहे वो नरोत्तम पुरी रहे हों, चाहे हर्षा भोगले रहे हों, और बहुत सारे ऐसे आरजेज भी पिछले समय के भी जो जिन्होंने एक्टिंग के क्षेत्र में भी कदम रखा, चाहे मलिश्का हो, आरजे मलिश्का हो, चाहे हमारे आयुष्मान खुराना हो, ऐसे बहुत से आरजेज रहे हैं रेडियो पे जिन्होंने करियर जो है, फिल्मी करियर भी अपना बड़ा रेडियो उसी के बेस पे, है ना। हमारे अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि उनको रेडियो स्टेशन में अनाउंसर के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर उनको रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन आज उन्हीं की आवाज देखिए किस तरह से गूंजती है। तो ये तो सब समय, सुनील दत्त भी रेडियो एंकर थे पहले। जी, रेडियो एंकर थे जी। तो बहुत सारे लोग रहे हैं जो उनका रेडियो से, जिन्होंने अपना करियर की शुरुआत की है, और इसमें हर रेडियो स्टेशन का अपना योगदान रहा है। मतलब उनकी आवाज़ ऐसी पहचान बन गई कि वो एक्टर बन करके सामने आ गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए, और एक बार सबको हम वर्ल्ड रेडियो डे पर बहुत सी बधाई देते हैं, और ये उनसे उम्मीद भी करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि रेडियो का साथ ना छोड़ें, रेडियो भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, उन सबको एक कंपल्शन करें कि वो, उनके पास में एक रेडियो तो होना ही चाहिए, और कम से कम रोज़ आप उनसे पूछा करें कि भाई आज तुमने रेडियो में क्या सुना। और कि अगर आप सर्वे करेंगे तो आपके जितने स्टूडेंट्स हैं उनमें से शायद ही किसी के पास एक एक्चुअल रेडियो हो। आप पूछ करके देख लें इस बात को। ये तो रेडियो डे सच है, ये रेडियो जिसे हम नकार नहीं सकते। तो रेडियो दिवस को आप उसकी, रेडियो की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए ज़रूर इसका प्रयोग करें, और हर बच्चे के लिए ये सुनिश्चित करें कि उसके पास रेडियो होना ही चाहिए। सो बाय एवरीवन, हैव योर ओन रेडियो एज सर सेड, और फिर मिलते हैं हम आपसे किसी क्लास में और पूछेंगे आपसे कि आपका रेडियो सेट है कि नहीं और आपने क्या सुना।